Good morning students. As you know, today we are going to start political science book part 1. स्टूडेंट पार्ट 1 बुक आज हम स्टडी कर रहे हैं और बुक का नेम है आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति पार्ट 2 जो बुक है उसके आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने जो चैप्टर हैं वो विद नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, अपने नोट्स जो हैं प्रॉपर मेंटेन कर लिए होंगे। आज हम पार्ट 1 बुक शुरू कर रहे हैं। दोनों ही बुक्स जो हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ 50-50 मार्क्स की हैं आपकी। तो फर्स्ट बुक जो है वो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसमें स्टडी करेंगे कि यानी जो विश्व की राजनीति है वो हम स्टडी करेंगे और मेनली जो हमारे टॉपिक होंगे वो 1945 के बाद के हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है द कोल्ड वॉर इरा। द कोल्ड वॉर इरा यानी कि शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को समझ लेना ज़रूरी है। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर जो था, जो वर्ल्ड की 2 सुपर पावर हैं यूएसए और यूएसएसआर यानी कि जो आज प्रेजेंट में रूस है, सोवियत संघ के नाम से जो जाना जाता था पहले, इन दोनों के बीच में जो टकराव की सिचुएशन रही है, युद्ध नहीं होने के बाद भी युद्ध की सिचुएशन रही है, उसी सिचुएशन को एक तरह से कोल्ड वॉर कहा जाता है यानी कि शीत युद्ध कहा जाता है। तो चैप्टर में शीत युद्ध की क्या बैकग्राउंड रही है, क्यों शीत युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, क्यों कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी, वो हम मेनली स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 वर्ल्ड वॉर को फेस कर चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से 18 तक रहा। उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 45 तक जो है वर्ल्ड ने फेस किया है और दोनों ही वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है ह्यूमैनिटी के लिए लेकर आए हैं। तो वर्ल्ड के सभी देश जो है इस टाइम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया फेस करे, लेकिन इन 2 सुपर पावर्स में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि वो सुपीरियर है या वो सुपीरियर है, एक युद्ध की सिचुएशन हमेशा बनी रही, जिससे पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो एक चिंता में रहे हैं। तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले चैप्टर का। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक। पूरी बुक को इसमें ब्रीफ में देखेंगे। इस चैप्टर में हम द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो कोल्ड वॉर का एंड होना है उसके बाद से जो कंटेम्प्रेरी एरा शुरू हुई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, वो हम इसमें स्टडी करेंगे, जो इस चैप्टर का मतलब मेन पॉइंट है। इट इज़ देयर फॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर क्या था, उसका जो भी उसके बेस पॉइंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। द चैप्टर शोज़ हाउ द डोमिनेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन वॉज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर। ये चैप्टर हमें दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि जो डोमिनेंस है 2 सुपर पावर्स का, यूएसए और यूएसएसआर का, वो किस तरीके से कोल्ड वॉर के दोनों ही सेंटर पॉइंट रहे हैं। इट ट्रैक्स द वेरियस एरियाज ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमें उन सभी जगहों के बारे में भी एक तरह से याद दिलाएगा जो कि कोल्ड वॉर का पार्ट रहे हैं। द चैप्टर्स व्यूज़ द नॉन अलाइड मूवमेंट, NAM गुटनिरपेक्षता के बारे में भी बताएगा। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ कि कैसी पॉलिसी थी और हम सेकंड बुक में इसको काफ़ी पढ़ चुके हैं। एज ए चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ द सुपर पावर, जो एक चैलेंज की तरह था इन दोनों ही सुपर पावर्स के लिए। एंड डिस्क्राइब द अटेम्प्ट्स बाय द नॉन अलाइंड कंट्रीज टू स्टैब्लिश है। और ये इस चैप्टर में ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नॉन अलाइंड कंट्री है यानी जो गुटनिरपेक्ष देश है, उन्होंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रोंग कर लिया। उन्होंने अपने लिए एक नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति जिसको NIEO कहा गया है, जिसमें कि उन्होंने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट दोनों ही इंक्लूड किए हैं। इसके लिए उन्होंने किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। इट इंक्लूड्स विद एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ रोल, NAM। और इस NAM यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो इंडिया का रोल है वो क्या रहा, किस तरीके से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो हमें इस चैप्टर में दिखाई देगी। और एक तरह से हम इवैल्यूएशन करेंगे, इंडिया की जो रोल का इवैल्यूएशन करेंगे। और ये हम देखेंगे कि कैसे नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है, किस तरीके से इंडिया के जो हित यानी इंटरेस्ट हैं वो उससे प्रोटेक्ट रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर जो है उसके
शुरू होने का मेन रीज़न क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 और 4 मार्क्स में ये टॉपिक ज़रूर आता है पेपर में। और टॉपिक का नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट, क्यूबा जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जो अमेरिका के नियर बाई है, यानी कि जोग्राफिकली वो अमेरिका के नियर बाई पड़ता है, लेकिन जो उसकी इंटरनल पॉलिसी है उस पर इन्फ्लुएंस जो है वो यूएसएसआर का है। तो ध्यान रखना, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है। मिसाइल क्राइसिस क्या है कि एक मिसाइल का संकट, इसके ऊपर संकट के रूप में ये जाना जाता है। तो ये क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। In April 1961, the leader of Union of Soviet Socialist Republic यानी कि USSR were worried that the United States of America यानी कि अमेरिका would invade communist ruled Cuba। देखिए स्टूडेंट, जो क्यूबा है वो एक छोटा सा देश है जहाँ पर कि कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, और USSR यानी कि सोवियत संघ में भी किसका रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो एक तरह से ये दोनों फ्रेंड्स हो गए। तो एक डर था यूएसएसआर को कि जो अमेरिका है वो क्यूबा को इन्वेड कर लेगा, यानी कि उसको जीत लेगा और उसको फिडेल कास्ट्रो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उस टाइम, जो लीडर है, उसको हटा देगा। उसके बाद क्यूबा वॉज एन अलाय ऑफ सोवियत, जो क्यूबा है वो सोवियत यूनियन का एक साथी है, एंड रिसीव्ड बोथ, और वो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल पूरी तरीके से मतलब यूएसएसआर पे डिपेंड है। निकिता खुश्चेव जो है वो कौन है, आपने ये नेम ध्यान रखने हैं। जो निकिता खुश्चेव हैं वो सोवियत यूनियन की लीडर हैं। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। वो चाहते हैं कि क्यूबा में एक जो रशियन मिलिट्री है वो बना दी जाए, यानी कि उसको रशियन बेस कहा जाता है। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। तो 1962 में, अब आपने ईयर को भी ध्यान रखना है कि जो क्यूबा मिसाइल जो है वो कब प्लेस की गई, कब सेटअप किया गया उनका, वहाँ पर एक जो परमाणु हथियार होता है एक तरह का ये, तो वो 1962 में किसके द्वारा किया गया ये भी आपको पता लग गया, यूएसएसआर के द्वारा। द इंस्टॉलेशन ऑफ These weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly double the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR। स्टूडेंट, जैसे ही इन वेपन्स की जो इंस्टॉलेशन हुई, यानी कि ये वेपन्स जहाँ लगाए गए, सेटअप तैयार किया गया इनका क्यूबा में, तो एक सबसे पहले जो यूएस है यानी कि जो अमेरिका है वो बहुत ही नियर बाय हो गया। किसके नियर बाय हो गया, यूएसएसआर के, यानी कि एक अटैक पे, जैसे अटैक की सिचुएशन बन गई कि कभी भी जो यूएसएसआर है वो अमेरिका पे अटैक कर सकता है, और उसके जो डबल्ड सिटीज़ यानी कि उसकी दोहरा उस पर मार सकता है, एक तरह से दोहरी मार उस पर कर सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया। तो अब अमेरिका को ये डर हो गया कि जो यूएसएसआर है वो उस पर अटैक कर सकता है। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the American became aware of it। और जो द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी है, 3 हफ्तों के बाद उनको पता लगता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्यूबा में सोवियत यूनियन के द्वारा सेटअप कर लिए गए हैं। तो इससे क्या होता है, जो कैनेडी है वो बहुत गुस्सा आता है उसको। जॉन एफ कैनेडी, जो इनका भी नेम आपने ध्यान रखना है कि जॉन एफ कैनेडी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, और जो उनके एडवाइज़र्स हैं वर रिलुकेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन 2 कंट्रीज़। जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो उनको, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो चुके हैं, तो उनको एडवाइस देते हैं कि वो मतलब न्यूक्लियर पावर का एक तरह से उनका यूज़ करने में वो थोड़ा कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक न्यूक्लियर वॉर जो है वो अराइज हो जाएगा बिटवीन 2 कंट्रीज़, इन 2 देशों के बीच में। बट दे वर डिटरमिन्ड टू गेट खुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी ये भी चाहते हैं कि जो निकिता खुश्चेव हैं वो ये मिसाइल है और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यहाँ से क्यूबा से रिमूव करें। कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप, जो कैनेडी है वो जो अमेरिका के जो युद्ध वाले जहाज़ होते हैं, वॉरशिप होते हैं, उनको सोवियत शिप का मतलब उनको हटाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं कि उनको हटाया जाए एज ए वे ऑफ वार्निंग, एक वार्निंग की तरह से, और यूएसएसआर को एक तरह से दिखाते हैं कि सीरियसनेस को वो समझे। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन
दैट केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और जो ये झगड़ा है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये एक तरह का ये संघर्ष जो है, ये एक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोनों देशों के बीच में जो ये टकराव है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, मिसाइल को लेकर, इसको ही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ द क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। और इससे क्या होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में एक चिंता हो जाती है कि कहीं अब युद्ध ना हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड अब नहीं चाहता है कि कोई युद्ध हो, और क्योंकि दोनों ही देश जो है वो न्यूक्लियर पावर से फुलफिल्ड हैं। फॉर इट वुड हैव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर, क्योंकि बहुत सारे जो युद्ध है वो एक तरह से देखे जा चुके हैं, डिस्ट्रक्शन देखा जा चुका है। इवेंचुअली टू द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ, और वर्ल्ड को बड़ा मतलब एक चैन मिलता है, सुकून मिलता है। बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, कि दोनों ही साइड जो है वो वॉर को अवॉइड कर रही हैं। द सोवियत शिप स्लोड डाउन एंड टर्न बैक। जो सोवियत जहाज हैं वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देते हैं। The Cuban missile crisis was a high point of what came to be known as the Cold War. Student, Cuban missile crisis ही बहुत बड़ा एक हाई पॉइंट है जो कि कोल्ड वॉर के मेन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, द टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ confrontation between the United States and Soviet Union backed by their respective alliance। जो कोल्ड वॉर है वो एक कंपटीशन, टेंशन और टकराव की सिचुएशन है यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन और उसके जो साथी देश हैं उनके बीच में। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर। मतलब सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो सिचुएशन है ये कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट हुई है। दैट इज़ अ फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू पावर्स। देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन। देखिए ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हुए हैं, छोटे छोटे किसी न किसी इशू को लेकर युद्ध होते रहे हैं, चाहे इन दोनों पावर्स के बीच में या बाकी अलाइंस के बीच में, चाहे किसी रीजन जैसे किसी रीजनल अलाइंस किसी भी एरिया को लेकर हो, या कोई मतलब कोई भी रीज़न रहा हो। छोटे छोटे जो युद्ध हैं वो होते रहे हैं, लेकिन कभी भी ये मतलब दुनिया जो है इस चीज़ से क्या है कि जो बड़े जो वॉर यानी कि ग्लोबल वॉर से बच गई है, अवॉइडेड यानी कि बच गई है, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है कि मतलब बहुत बड़ा युद्ध जो है वो हो जाए, लेकिन छोटे मोटे जो युद्ध है वो चलते रहे हैं। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर, राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। देखिए स्टूडेंट, जो कोल्ड वॉर है वो सिर्फ एक ऐसा वॉर नहीं है कि जिसमें कि ये दोनों ही पावर अपनी जो पावर है उसको ज़्यादा दिखाने का मामला हो इसमें, या मतलब कि कौन इनमें ज़्यादा शक्तिशाली है, उनकी मिलिट्री ज़्यादा शक्तिशाली है या उनकी मिलिट्री ज़्यादा शक्तिशाली है। ना केवल ये दिखाया जाता है इसमें, बल्कि दीज वर अकम्पेन्ड बाय अ रियल आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट एज वेल। बल्कि जो इनकी लड़ाई है वो आइडियोलॉजी को लेकर भी है, मतलब आइडियोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट भी इनके बीच में है कि दोनों ही ये नहीं, दोनों एक तरफ से तो दोनों ये भी कहते हैं कि वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, बल्कि अपनी अपनी जो आइडियोलॉजी विचारधारा को भी ये एक दूसरे से सुपीरियर बताने में नहीं हिचकते हैं। जैसे कि हमने अपने जो चैप्टर था उसमें स्टडी किया था कि जो यूएसएसआर है वो सोशलिज़म को ज़्यादा प्रेफर करता है, उसकी आइडियोलॉजी है, और जो यूएसए है वो कैपिटलिज़म को ज़्यादा प्रेफर करता है, वो लिबरलिज़म को ज़्यादा प्रेफर करता है, ये उसकी जो है आइडियोलॉजी है। स्टूडेंट आगे देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब दोनों ही जो देश हैं वो अपने आप को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय, जो वेस्टर्न अलायंस है वो किसके द्वारा मतलब एक उसका नेतृत्व कौन करता है, यूएस करता है। रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि एक उदारवादी लोकतंत्र का गुट समझा जाता है। उन्होंने अपना एक गुट बनाया हुआ है जिसको कि लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। एंड कैपिटलिज्म, और जो कैपिटलिज्म को प्रेफर करते हैं। वाइल द ईस्टर्न अलायंस, और जो ईस्टर्न गुट है, जो पूर्वी गुट जिसको कहा जाता है, हेडेड बाय द सोवियत यूनियन, जिसको कि सोवियत यूनियन जो है वो उसके नेतृत्व में है, वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो एक तरह से तो ये जो चीज़ है, और जो साम्यवाद के लिए ज़्यादा मतलब
प्रोत्साहित रहते हैं कि उन्होंने साम्यवाद को ज़्यादा फैलाना है। तो ये जो आइडियल मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई ना केवल जोर आजमाइश की लड़ाई है, बल्कि ये लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजी को लेकर भी लड़ी गई लड़ाइयाँ हैं, तो जिनके बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे, किस तरीके से कन्फ्लिक्ट जो है स्टेप बाय स्टेप होते चले गए हैं। और इन सब के बारे में मैंने आपको जो सेकंड पार्ट है बुक का उसमें भी काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, की शीत युद्ध क्या है। आई होप आपको जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो क्यों हुआ, किस तरीके से रिमूव हुआ और किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर से बच गया। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है आपने बहुत अच्छे से अपनी बुक में से आप अपनी बुक को साथ में रखिए, साथ साथ उसकी प्रॉपर रीडिंग लीजिए ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।